नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेख न्यूज़ से जीतेंगे में। अभी तक हम लोग जो है CDP के बारे में चर्चा कर रहे थे। CDP में हमने कई सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए भी हैं और कई सारे वीडियोज़ आपको दिए हैं इसके पहले। और इसके बाद मैंने अधिगम स्टार्ट किया था, बाल विकास की अवस्थाएँ बताई, बाल विकास कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया हमने। और दूसरी चीज़, एक चीज़ जान लीजिए कि क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से रिलेटेड है, वहाँ का सिलेबस है, वहाँ का पाठ्यक्रम है, सिर्फ मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। सीटेट की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ना सीटेट के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ यूपी टेट पे है और जनरली 28 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, और जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले जितने भी लोग हैं, उनका सबका फोकस भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में होगा और प्राथमिक स्तर पे ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, हो सकता है उसके पहले ही अनाउंसमेंट हो जाए। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगा तो आप लोगों को सबको पता चल जाएगा और हमको भी पता चल जाएगा। हमको पता चल जाएगा तो हम सुपर टेट के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। हमने आपको बताया था कि सुपर टेट के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, अभी से प्रयासरत हैं, लेकिन बस त्यौहार का इंतजार कर रहे हैं। दीपावली खत्म हो जाए तो उसके बाद सुपर टेट के बारे में हम जो है स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा समय सुपर टेट का भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ठीक है, आपकी ये तैयारी जो मैं बता रहा हूँ ये यूपी टेट से लेकर सुपर टेट तक के लिए है, तो इसको आप बहुत ही गौर से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुपर टेट के बारे में बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फला वीडियो नंबर इतने में हमने अधिगम की इस क्लास में आपको ये बताया था, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन रिलेट करूँगा उन सब चीज़ों को। ठीक है, एक दूसरे से उनका मैं संबंध निकालूंगा। ठीक है, एक दूसरे से उनका संबंध निकालूंगा। ठीक, तो बस उसी चीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। फोकस मेरा सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट 2021 के लिए है। ठीक है, 2021 के लिए है। 28 नवंबर 2021 को जो परीक्षा होने वाली है सिर्फ उसी पे है। मैं उसी पे फोकस रहूँगा और उसी पे आप लोगों से बात करूँगा। सीटेट के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन 28 नवंबर के बाद चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट सीटेट आने वाला होगा उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो KVS देना चाहते होंगे, KVS में सीटेट है। DSSB देना चाहते होंगे, DSSB में भी सीटेट ही मांगा जाता है। कोई भी स्टेट लेवल का जो है एग्ज़ाम वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं, सीटेट को ही वरीयता देते हैं। तो हमने इसके पहले आते हैं टॉपिक पे, अपनी बातचीत करते हैं। इसके पहले हमने अधिगम के बारे में आप लोगों को बताया था कि अधिगम क्या होता है। ठीक है, और फिर बताया था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। ठीक, अधिगम होता क्या है, तमाम सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, उसका अर्थ बताया हमने आप लोगों को। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आप लोगों को बताया हमने। ठीक है, फिर बताया अधिगम का मतलब शिक्षण अधिगम की बात कर रहे हैं। अधिगम तो हर चीज़ होती है, जो आप अच्छा सीख रहे हैं, जो आप बुरा सीख रहे हैं, वो सब अधिगम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, लेकिन शिक्षण अधिगम की बात कर रहे हैं तो हम शिक्षण अधिगम की ही बातें करेंगे यहाँ पर। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ का मतलब वो विधियां जिनकी वजह से शिक्षण अधिगम प्रभावित हो जाता है, यानी बच्चा सीख जाता है। ठीक है, यहाँ पे नकारात्मक कोई बात नहीं करेंगे अधिगम की, सिर्फ सकारात्मक बात करेंगे। तो सबसे पहले विधि है आपकी करके सीखना। करके सीखने का मतलब है कोई काम अगर वो आप सुन लिए हैं उसको, और जब तक आप उसको करेंगे नहीं, ठीक है, तो हो सकता है आप उसमें बेहतर ना हो पाए, पारंगत ना हो पाए। तो इसलिए उसको पारंगत होने के लिए, उससे स्किल्ड होने के लिए, आपको कुशल होने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। जैसे कि बचपन में हम जो है, बच्चा जब क्या करता है, कलम पकड़ना सीखता है, चम्मच पकड़ना सीखता है, तो वो ऐसे नहीं पकड़ता है, वो ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ेगा। ठीक है, पूरी मुट्ठी के साथ पकड़ेगा। ठीक है, या ऐसे पकड़ेगा उसको। ठीक है, जब उसको लिखने कहोगे तो वो ऐसे लिखेगा जाके। ठीक, लेकिन धीरे धीरे बहुतायत में क्या करता है, फिर ऐसे पकड़ेगा, फिर वो ऐसे पकड़ना शुरू करेगा, फिर वो ऐसे पकड़ेगा, फिर नीचे से पकड़ेगा, कहाँ से पकड़ना है, उसका लेवल क्या होगा, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, धीरे धीरे उसको ये सब ज्ञान आ जाता है। और वो सब ज्ञान कैसे आता है? अनुभव के द्वारा आता है, करके सीखने से ही आता है। जब तक वो करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। यानी चम्मच पहले उसने ऐसे पकड़ना सीखा था, फिर उसने ऐसे पकड़ना सीखा था, फिर उसके बाद 2 उंगली पकड़ना सीखा था, फिर उसके बाद उसने खाना भी सीख लिया है कि चम्मच को कैसे यूज किया जाता है। तो ऐसी ही चीज़ें जो होती हैं, अब जैसे तो सोच लो इस चीज़ को कि बच्चे को नल का टैप खोलना आप लोग नहीं सिखाते हैं। ठीक है, उसके माता पिता नहीं सिखाते हैं, उसके गार्जियंस बच्चे को नल का टैप खोलना नहीं सिखाते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, जाता है वहाँ पे, देखता है आप लोगों को, जब देख रहा है तो वो सोचता है कि इसको घुमाने से ये कुछ होता है। क्या होता है? जब वो घुमाता है, देखता है पानी गिरता है। पानी में खेलने में वैसे भी बच्चों को मजा आता है। ठीक है, तो वो जब पानी गिरता है तो एक बार गिरता है तो उसको अच्छा लगता है, फिर आप उसे मना करेंगे दोबारा फिर चला जाता है, फिर वो जाता है वहाँ पे तो फिर उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसी ही तमाम सारी चीज़ें होती हैं।
ठीक। और यही चीज़ें क्या होती हैं, करके सीखना। जैसे काका काका यानी वर्णमाला आपने सिखाई या अल्फ़ाबेट्स आपने बच्चे को सिखाए, ठीक है। जब पहले आप बोल रहे थे, बोलने के बाद उससे दिखाया आपने, आभास कराया कि ये चित्र होते हैं, ऐसे किया जाता है। अब उस चित्र को वो बनाना सीख रहा है, ठीक है। आपने उसको एक बार बना के दिया कि ये ऐसे बनाया जाता है, तो दोबारा वो फिर बना के सीख रहा है, अपने द्वारा करके सीख रहा है। तो ये सारी चीज़ें करके सीखने में आ जाती हैं। यानी कोई भी काम यदि आप करके सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने पहली बार, आप अपनी बात कर लीजिए, यदि आपने पहली बार जब जो है लैपटॉप उठाया होगा, तो लैपटॉप को ऑन करना आपको नहीं आ रहा होगा, या सिस्टम यानी पीसी आपने उठाया होगा तो ऑन करना नहीं आ रहा होगा। आपने देखा होगा, फिर उसने आपने डरते हुए उसका बटन प्रेस किया होगा, तो आपको लगा होगा हाँ एक बार तो आ गया, अब तो मज़ा आ जाएगा, अब तो मैं सीख लूँगा आगे इस चीज़ को। तो वही चीज़ें होती हैं। कोई बाइक चलाना आदमी पहले नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन वो देखता है, एक बार चाबी स्टार्ट करेगा, 2 बार स्टार्ट करेगा, 3 बार स्टार्ट करेगा, थोड़ा बहुत डरेगा, इधर उधर हाथ उठा ले जाएगा, ऐसा करेगा वैसा, तो बस वो धीरे धीरे करके वो काम करता है और काम करते करते वो सीख जाता है। किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, कोई भी कार्य आप ले लीजिए, यदि आपने पहली बार उसको जो है पहले कभी नहीं किया और पहली बार उसे कर रहे हैं तो डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसको निरंतर अगर जो करते रहेंगे तो उसमें आप जो है अभ्यस्त हो जाएंगे, और अभ्यस्त हो जाएंगे तो वो कार्य आपके लिए आसान हो जाएगा। आप ऐसे ही जान लीजिए कि 4 व्हीलर यानी 4 पहिए की गाड़ी आम लोगों को चलाना नहीं आता, जिसके पास होती है वो चला लेता है उसको, ठीक है, लेकिन सिखाने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे मास्टर ट्रेनिंग के स्कूल वाले होते हैं, वो भी क्या करते हैं, क्या उनको भी किसी ने पहले सिखाया होगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि ये एक्सीलेटर होता है, ये क्लच होता है, ये ब्रेक होता है, ये स्टीयरिंग होती है, ये गियर होते हैं, ऐसे तमाम सारी चीज़ें बताते हैं, और बताने के बाद में आपको बताएंगे उसको ऐसे चलाया जाता है। आपके साथ वो बैठे रहेंगे, धीरे धीरे आप उसको अभ्यास करते हैं, उसको आप अकेले करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं, और फिर आप गाड़ी लेके दूर दूर तक 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं इस चीज़ को। तो सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि जो भी कार्य हमको करके सीखना पड़ेगा, वो कार्य हमारे लिए अच्छा हो जाएगा और आसानी से हम लोग उसे सीख सकते हैं, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक लोग हैं, या ये कह लो कि इसको सपोर्ट करने वाले, इसको जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी मानने वाले कौन कौन लोग हैं। रूसो ने कहा ये बात है, रूसो ने कहा कि करके सीखना ही जो है एक प्रक्रिया है, और बिना करे बालक नहीं सीख सकता है, या उसके सीखने का जो है सीखना आसान हो जाता है करके सीखने से, ठीक है। मैडम मारिया मांटेसरी हैं, उन्होंने भी जो है किंडरगार्टन, ठीक है, बाल शिक्षा पद्धति जो नर्सरी केजी है, ठीक है, मांटेसरी पद्धति है उनकी, तो मैडम मारिया मांटेसरी की, मैडम मारिया मांटेसरी ने ये चीज़ बताई है। उन्होंने कहा कि बच्चे को ऐसे छोड़ दो, वो जब तक करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं, उसको इस चीज़ का आभास होना चाहिए, ठीक है। और जॉन डीवी ने भी यही बात कही। और महात्मा गांधी जी की तो बेसिक शिक्षा पूरी की पूरी इसी पे आधारित है। उन्होंने कहा करके छोड़ दो, बच्चा क्या है, बालक, उसको छोड़ दो, बगीचे में खेलता रहेगा, खेल खेल के वो सीखेगा, गिरेगा, उठेगा, फिर सीखेगा, दौड़ना जानेगा, चलेगा, ठीक है, लिखेगा, जो कुछ आप बोलेंगे उसे रिपीट करेगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। महात्मा गांधी ने तो की बेसिक शिक्षा जो है इसी पे पूरी आधारित है। इसके बाद आ जाते हैं अनुकरण द्वारा सीखना, ठीक है। अनुकरण का मतलब क्या होता है, अनुकरण का मतलब जैसे हम जो बोल रहे हैं वही आप बोलिए, यही अनुकरण करना हुआ, ठीक है। मतलब कहने का है लर्निंग बाय इमिटेशन, ठीक। करके सीखना था लर्निंग बाय डूइंग, और अनुकरण द्वारा सीखना क्या है, लर्निंग बाय इमिटेशन। लर्निंग बाय इमिटेशन मतलब ये है कि आप अनुकरण करें। जैसे कि हम आप लोगों से बोलते हैं कि आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए, और जो जो मैं बोल रहा हूं उसे आप बोलते रहिए, ठीक है। बोलने का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं कि जॉन डीवी ने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था, ढमकाने ने ये कहा था, ठीक है, और मैडम मारिया मांटेसरी की ये परिभाषा है, अधिगम की ये परिभाषा है, ये मेथड जो है, ये सिद्धांत उन वैज्ञानिकों ने दिया था, ये ऐसे ही तमाम सारी चीज़ें जो मैं बताया करता हूँ आपको। हिंदी में आपको बताया करता हूँ कि ये भाई अनुकरण करिए, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुनिए, उसका साथ साथ अभ्यास करिए। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। तो सेम यही चीज़ है। जैसे कि आजकल देख लीजिए कि बेसिक शिक्षा में क्या होता है, बेसिक शिक्षा में टीचरों को ये बात सिखाई जाती है, या टीचरों ने ऐसे जो है ऐसी विधियां अपना ली है। जैसे आजकल देखा होगा तमाम मतलब फेसबुक में जो है वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा है। उसमें कहता है कि का से कबूतर उड़ रहे थे, खा से खाना खा रहे थे, गा से गाना गा रहे थे, घा से घड़े में थोड़ा पानी, अंगामा ने कुछ नहीं। तो ऐसे वो गा गा के बताता है और बच्चे यही रिपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि का से कबूतर उड़ रहे थे, तो बच्चे भी कहते हैं का से कबूतर उड़ रहे थे। तो जो चीज़ आप बोल रहे हैं उसी को बच्चे आपसे बोलें, ठीक है, जो चीज़ आप बोले हैं वही बात बच्चे बोलें, उसका अनुकरण करें, तो यही अनुकरण मेथड।
हाँ, हैगार्ड महोदय जो हैं, हैगार्ड महोदय ने ये बात कही कि जो चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, यदि उसे अपनी ही भाषा में बोल देते हैं या उसकी भाषा को वापस अनुकरित कर देते हैं, उच्चारित कर देते हैं, तो वो आपके सीखने में बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, हैगार्ड महोदय ने ये बात कही। तो हैगार्ड महोदय ने जो बात कही उसको आप समझिए। उन्होंने ये कहा कि जो अपन जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, मतलब गाने के द्वारा बच्चे को सिखा रहे हैं आप और वही बच्चा रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं कि आप जो कहें बच्चा उसको रिपीट करे, यही अनुकरण करना हुआ। ठीक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अनुकरण मेथड आपका ये हो गया। ठीक है, तीसरा है निरीक्षण द्वारा सीखना। निरीक्षण का मतलब क्या होता है? निरीक्षण का मतलब होता है कि बच्चे जिस भी चीज़ को देखें, ठीक है, और उस भी चीज़ को निरीक्षण करें। निरीक्षण करने का मतलब ये है कि अब उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कलम है। कलम है तो उसको वो छुएंगे, खोलेंगे, फिर उसको चलाने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये चलाई जाती है, उसका पूरा निरीक्षण कर लेंगे, प्रशिक्षण कर लेंगे। ठीक है, और अपनी इंद्रियों से अच्छा इसमें इंक भरी जाती है, अच्छा इसका ये कैप होता है, अच्छा इसको ऐसे बंद भी किया जाता है, अच्छा इसको ऐसे चलाया भी जाता है। ठीक है, अब वो निरीक्षण कर रहे हैं इस चीज़ का। निरीक्षण करने के बाद देखेंगे, छुएंगे, कैसे है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बंडूरा ने इस चीज़ को जो है सिद्ध कर दिया था कि बच्चे निरीक्षण के द्वारा बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उनकी इंद्रियों का जो प्रयोग होता है, अनुप्रयोग कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और मन मस्तिष्क मन मस्तिष्क पर उस चित्र का जो है, ये कह लो कि स्पष्ट चित्र उनके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। वो एक प्रकार से कोई भी चीज़ हो, आप जैसे मोबाइल चलाना जो है बच्चे को नहीं आप सिखाते हैं, लेकिन वो सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि वो उठाता है, उसको देखता है, आपको देखता है, कैसे खोले हैं आप उसको, उसका पैटर्न क्या है, कौन से लॉक उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में कार्टून लगाना भी आ जाता है। अब तो आजकल जो है उसमें गूगल असिस्टेंस दे रखा है, वो दबा देता है, बोल देगा कि हाथी राजा, तो हाथी राजा आ जाएंगे। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं, यानी वो परीक्षण कर रहा है। किस चीज़ का परीक्षण कर रहा है? आपके मोबाइल का परीक्षण कर रहा है। कैसे कैसे आया, इस चीज़ का परीक्षण उसने किया, निरीक्षण उसने किया। और देखने के बाद में, अब देखने के बाद में उसका परीक्षण भी करेगा। यानी उसने देखा क्या? कलम। इसके बाद में परीक्षण करके सीखना है। ठीक है, लर्निंग बाय टेस्टिंग। पहले तो उसने क्या किया? निरीक्षण किया, कलम का निरीक्षण किया, देखा इंक भरी जाती, इधर से कैप होती है, इसको चलाया भी जाता है। अब परीक्षण करेगा। परीक्षण कैसे करेगा? चला के परीक्षण कर रहा है। ठीक है, मोबाइल उठाया, मोबाइल उसने देखा कि इसमें कुछ आ रहा है। पहले आप उसे खुद लगा के देते थे, कोई भी वीडियोज़ होता था या जो भी आपको दिखाना होता था, गाने सुनाने होते थे, गाने दिखाने होते थे, या जो भी बच्चों के मोटिवेशनल वीडियोज़ होते थे वो सब आपको दिखाने होते थे। पहले आप उसे लगा के देते थे। अब उसने निरीक्षण कर लिया है पूरी तरीके से, अब उसका परीक्षण करेगा। और परीक्षण करने का मतलब यही है कि बच्चे ने देखा कि ये ऐसे किया जाएगा, अच्छा ये मोबाइल, इसका पैटर्न लॉक ये है, डैडी ऐसे खोलते हैं, मम्मा ऐसे खोलती हैं, इसको ओपन ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो उसने अब परीक्षण शुरू कर दिया। परीक्षण में ऐसे ऐसे घुमाया, आप एस बनाते हैं, या आप अपने नाम का कुछ लगते हैं, या आप सीधी लाइन खींच देते हैं, या आप ऐसे ऐसे टेढ़ा करके खींच, कुछ भी उसने देख लिया, उसके दिमाग में बैठ गया, उसने परीक्षण कर लिया, उसने भी खोलना शुरू कर दिया। ठीक है, जब उसने निरीक्षण कर लिया तो फिर परीक्षण करना शुरू हो गया। अब वो देखते, अच्छा मम्मा तो यहाँ से लगा लेती थी, ये यूट्यूब से चलता है, चलो इसको हम भी लगाते हैं। ठीक है, उसने परीक्षण शुरू कर दिया। तो सिर्फ यही चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है, बच्चा पहले उस चीज़ को निरीक्षण करेगा तो उसने सीखेगा, सीखने के बाद में उसका परीक्षण करेगा। ठीक है, क्या? लर्निंग बाय टेस्टिंग। वो टेस्ट कर रहा है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं, सबसे लास्ट में लिखा हुआ सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। ठीक है, जब सामूहिक विधियों द्वारा सीखने की बात आ जाती है तो सामूहिक विधियां बहुत सारी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि सामूहिक विधियों द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। ठीक है, और कार्लसोनिक एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं, मनोवैज्ञानिक है कार्लसोनिक ने कहा कि जो बच्चे होते हैं उनको यदि ग्रुप में छोड़ दिया जाए, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह, जैसे यदि बच्चों को ग्रुप में छोड़ दिया जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन के जैसे वो पड़े हुए हैं, तो वो वहाँ से क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। एक दूसरे से जो भी चीज़ें, जो भी आदतें ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है, जो भी स्थानांतरित हो रही हैं आदतें, वो जो भी चीज़ वो स्थानांतरित हो रहा है वो उसके लिए क्या है? लर्निंग है। अब उसके भी तमाम सारे जो है उसके तीन ये जो है मेथड्स दे रखे हैं, सामूहिक विधियां जो होती हैं। सबसे पहले दे रखा है सम्मेलन और विचार गोष्ठी। सम्मेलन और विचार गोष्ठी का मतलब सेमिनार। ठीक है,
सेमिनार और कॉन्फ्रेंस जो होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर बड़ों के लिए यूज होती हैं, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, ठीक है, और सभाएं आयोजित की जाती हैं, वर्कशॉप आयोजित किया जाता है। जो सभाएं और वर्कशॉप आयोजित किया जाता है, ठीक है, तो आप उस चीज़ देखिए, उसमें क्या होता है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लिया गया, कोई भी एक कार्य ले लिया गया, उस कार्य के अंतर्गत सब बच्चे उसमें अपना काम करते हैं, अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। इससे क्या क्या होता है, ठीक है, देखो वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं, आप किसी के पक्ष में बोल रहे हैं, किसी के विपक्ष में बोल रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है कि सामाजिक गुणों का जो है डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, सहनशीलता बच्चों के अंदर आ जाती है, ठीक है, और विरोधी विचारों के प्रति सम्मान भी उत्पन्न हो जाता है। असम्मान उत्पन्न होने का मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जैसे विरोधी विचार हो गए तो वहाँ जूतम बाजार नहीं शुरू कर देते हैं। अब बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, वो तो विधानसभा में ही शुरू हो जाते हैं, लोग राज्यसभा में भी शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे जूतम बाजार हो जाती है, गालियाँ एक दूसरे को देने लगते हैं। तो ऐसी बातें जो होती हैं वो यहाँ पर नहीं होती हैं, विरोधों को सहने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। यदि पढ़ा लिखा नेता होता है, यदि उसको नॉलेज होती है, उसको ज्ञान होता है, तो वो विरोधी बातों को सुनता है, किसी भी प्रकार का कोई हल्ला नहीं मचाता है। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं कि बच्चे के अंदर भी इन भावनाओं को जागृत करने के लिए, सामाजिक भावनाओं को जागृत करने के लिए, विरोधी विचार को सुनने की सहनशक्ति लाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर सहनशीलता की भावना लाने के लिए वाद विवाद की प्रतियोगिता होती है, सभाएं कराई जाती हैं, वर्कशॉप कराए जाते हैं और विचार विमर्श लिया जाता है, कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होते हैं। वो इसीलिए होते हैं, आप उनसे यानी बच्चा उनसे क्या सीख रहा है, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, समूह में होते हैं। एक आदमी कभी सम्मेलन नहीं करा सकता, ठीक है, किसी भी प्रकार का सम्मेलन नहीं करा सकता है, किसी भी प्रकार का सेमिनार सिंगल आदमी के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, समूह के लिए होता है, और ऐसे समूहों से अक्सर बच्चों को सीख मिलती है, यानी लर्निंग होती है उनकी, और इसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड, ठीक, सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है क्या, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। अब आप जान लीजिए, प्रोजेक्ट मेथड से बहुत चीज़ें याद आती हैं आपको, और प्रोजेक्ट मेथड भैया बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसकी अवधारणा जॉन डीवी ने दी थी। बहुत लोग कहते हैं कि जॉन डीवी जो है, जॉन डीवी ने इसका प्रतिपादन किया था, नहीं, अवधारणा जॉन डीवी की है। जॉन डीवी ने प्रोजेक्ट मेथड की अवधारणा दी थी, लेकिन इसके प्रतिपादक इनके शिष्य जो थे किलपैट्रिक, उन्होंने दी थी। किलपैट्रिक महोदय ने इस चीज़ को कहा था कि बच्चे जो भी कार्य करते हैं उसका एक प्रोजेक्ट यानी उसकी एक योजना होनी चाहिए, ठीक है, और उस योजना के अनुसार उनमें सीखना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है और आसान लगता है, उसमें रुचि आ जाती है, ठीक है, ज्ञान आ जाता है, बच्चों की जो है सीखने की क्षमता स्वतंत्र हो जाती है। आप समझ लीजिए कि समूहों में कार्य करते हैं उस चीज़ के लिए, और प्रत्येक समूह जो है अपनी इच्छा अनुसार प्रोजेक्ट लेने के लिए स्वतंत्र होता है, कोई थोप नहीं रहा है उनके अंदर, ठीक है। जैसे 4 बच्चों का समूह दे दिया है, ले लिया गया है, 4-4 बच्चों का, एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं और 10 समूह बनाए गए 4-4 बच्चों के, चलो 5-5 बच्चों के समूह बना लिए जाते हैं, ठीक है, 8 समूह बन गए, ठीक है। 8 समूहों में अब उनको जो है 10 प्रोजेक्ट हैं, उनको बता दिया गया कि आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुन लीजिए, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। उस प्रोजेक्ट यानी उस योजना को करने के लिए बच्चों से जो है उनकी इच्छा होती है, उनकी रुचि होती है, इन सब चीज़ों की उनका ज्ञान जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत तरीके से समूह में उनका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड समझ में आ गया। मुख्य चीज़ें जो 2 बातें थी वो ये थी कि प्रोजेक्ट मेथड की अवधारणा जो है जॉन डीवी की थी, और प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन जो है किलपैट्रिक ने किया था। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद में लिखा हुआ है समूह अधिगम। समूह अधिगम का ये मतलब ये होता है कि समूह में बच्चों को छोड़ दिया जाता है। जैसे कि हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि सामूहिक गतिविधियाँ होती क्या हैं। अब समूह में देखने का मतलब ये हुआ कि जैसे अपने अपने बच्चे अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, बाल सभाएँ जो होती हैं या खेलने की जो भावना होती है, ये सब समूह के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, अपने अपने विचार बच्चे प्रकट करते हैं, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, कौन किसी से क्या सीखता है, या एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे आप ग्रुप टीचिंग भी होती है आजकल, तो बहुत सारे आपके जो है यूट्यूब चैनल्स वो ग्रुप टीचिंग करा रहे हैं। 2 टीचर्स को इकट्ठा कर दिया, एक मैथ का होता है, एक रीजनिंग का होता है।
मैथ वाला रीजनिंग के सवाल बताता है, रीजनिंग वाला मैथ के सवाल बताता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप टीचिंग हो जाती है। या हिस्ट्री का टीचर हो गया और ज्योग्राफी का टीचर दे दिया गया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आपस में रिलेट किया जाता है। तो ये ग्रुप टीचिंग यानी ग्रुप से अधिगम हो रहा है। अब बच्चे को वहाँ से सीखना है, ठीक है। और बच्चा सीखता कैसे है? विचारों के आदान प्रदान से। हमने अपने विचार प्रकट किए, उसने अपने विचार प्रकट किए, उसको लगा कि इनका ये विचार अच्छा है, लेना चाहिए, हमको लगा उनका ये विचार अच्छा है, हमें ग्रहण करना चाहिए, तो हम ग्रहण कर लेते हैं। तो समूह अधिगम ऐसे ही होता है, ठीक है। समूह अधिगम का मतलब अब 2 लोगों का समूह हो सकता है, 10 लोगों का समूह हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। समूह इस बात पर डिपेंड करता है कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने बहुत बोलने का प्रयास किया और बहुत आसान उदाहरण लेकर समझाने का प्रयास किया है आपको, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में एक चीज़ हमने लिख दी, अच्छे शिक्षक के गुण कौन कौन से होते हैं। ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको आप नहीं सीखेंगे तो आप सिखाएंगे क्या, ठीक है। तो ये एक जो प्रसिद्ध शिक्षक हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग अभी जो है रिसेंटली बीएड बीटीसी, ठीक है, बीएलएड या डीएलएड जो भी करके आए हैं, डीएड जो भी करके आए हैं, तो आप मेरे लिए एक प्रशिक्षु शिक्षक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छे शिक्षक के गुण क्या होते हैं। गतिविधियों की निर्माण की क्षमता होनी चाहिए, जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ठीक है, उनकी मेकिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ होती हैं यानी गतिविधियां कैसे करवाई जाएं बच्चों से, ठीक है। गतिविधियां का मतलब उनको जो है नकारात्मक मत ले लीजिएगा, सकारात्मक गतिविधियों की बात कर रहे हैं हम, कि बच्चों को सकारात्मक यानी गतिविधियां जो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं वो कैसे करवाई जाएं, इसकी जो है पावर उसके अंदर होनी चाहिए। यानी एक अच्छा शिक्षक यदि एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी करवा लेता है, ठीक है, उसका निर्माण कर लेता है, तो वो एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट है स्पष्ट निर्देश। निर्देश का मतलब जब तक कोई निर्देश किसी भी तरीके का बच्चे को ये बताना है कि तुम लोग बैठ जाओ, ठीक है। बैठ जाने का मतलब स्पष्ट निर्देश है कि बच्चों को बैठना है, ठीक है। और वो निर्देश स्पष्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है बैठ जाओ तुम लोग, ठीक है। तो ये स्पष्ट नहीं हुआ तो अब बच्चे समझ रहे हैं अरे गुरुजी तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, बैठने के लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं, पता नहीं बैठना है भी कि नहीं बैठना है, उनके मन से नहीं लग रहा है कि बैठें, हमारी इच्छा है, हम लोगों ने पूछ लिया इसलिए। तो वो चीज़ है, निर्देश स्पष्ट होना चाहिए। सुलेख लिख के लाना है बच्चों को ये बताना है कि वर्णमाला लिख के लानी है, तो ये स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। बच्चों को ये बताना है कि सावधान की मुद्रा में खड़े होना है, तो ये स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। स्पष्ट निर्देश का मतलब किसी भी तरीके का इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है कर लेना तुम लोग, तो ये अच्छे शिक्षक के गुणों में नहीं आता है, ठीक है। दूसरा है बच्चे की मानसिक क्षमता पहचानना। अब बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, ठीक है, उसका कैलिबर क्या है, उसकी पावर क्या है, कि बच्चा कैसे सीख रहा है और कैसे सीख सकता है। अब आप ये जान लीजिए कि एक मंदबुद्धि बच्चा है, उसको आप तुरंत जाते ही चलो जोड़ लगाओ, घटाना लगाओ, गुणा भाग तुरंत आप दे दिए उसको, ठीक है। उसको कहते ये परिभाषा याद कर लेना, वो याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, वैसे याद कर लेना। बच्चा तो आधा पागल हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है, पढ़ाई से दूर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी मानसिक क्षमताएं जो है सीखने में है और उसको पता ही नहीं है सारी चीज़ें क्या हैं जो आप बता रहे हैं। जब तक स्टूडेंट को ये बात पता नहीं होगी कि उसे क्या सीखना है, तो आप कैसे जो है हो पाएंगे। उसकी मानसिक क्षमता आप पहचानिए। सर्वप्रथम आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बच्चे का सीखने का लेवल क्या है। जीवन में मुझसे एक गलती हो गई, ये एक समय था मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा था और रीजनिंग पढ़ा रहा था उस समय, और हमारे यहाँ एक बालक रीजनिंग इंडिविजुअल पढ़ने आया था। उसे सब सब्जेक्ट जो है इंडिविजुअल चाहिए थे। उसका जो मेंटल लेवल था बहुत लो था, तो हमने उसको डांट दिया। तो उसने जो है हमारे डायरेक्टर से शिकायत कर दी और कहा कि रीजनिंग वाले सर बहुत डांटते हैं, हम उनसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप जान लीजिए कि मेंटल लेवल कहाँ तक बच्चे का होता है। तो फिर हमने उसको समझाया, मैंने उसको डांटा नहीं था, मैंने सिर्फ उसको ये बताया था कि मैंने आपको कल 10 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिए थे, आपने उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं की। बस इतनी सी बात पे उसका जो है मेंटल लेवल बहुत लो था और उसी मेंटल लेवल के हिसाब से उसको डर लग गया। डर ये लग गया कि अब ये तो हमको डांट रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे पिटाई भी कर दें। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इस चीज़ को आप जान लीजिए कि बच्चे का मेंटल लेवल समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बच्चा किस मेंटल लेवल का है, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी मानसिकता अगर जो बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण है, तीव्र है, या बहुत ही ज़्यादा लो है, स्लो है, ठीक
ठीक है, बहुत धीरे धीरे ग्रहण करता है, तो उसको उस हिसाब से सिखाना चाहिए। वो बच्चा जिसको मैंने क्वेश्चन के लिए कहा था, वो उसको जितने क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था वो उतने क्वेश्चन अगर जो मैं प्रैक्टिस करा देता तो शायद मेरी शिकायत नहीं होती। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैथ वाले सर ने भी हमसे यही बात कही और मैथ वाले सर भी यही कर रहे थे कि वो बार बार जो है उनको जो भी जितने भी क्वेश्चन होते थे बताते थे, फिर उसको बताते थे कि ये देखो ऐसे किया जाता है। वो बताते थे कि इसका 2 से, अगर जो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 का 8 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसको करके बतानी थी हमको। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल लेवल लो था। और जो बच्चे जिनका मेंटल लेवल तीव्र होता है, उनसे मानसिक क्षमता बहुत तेज होती है, तो उनको बता दो हाँ ये इसका गुणा कर लेना आप लोग, ठीक है, हो जाएगा आपसे, तो वो उस हिसाब से ग्रहण करता है। तो आपको बच्चे की मानसिक क्षमता पहचाननी पड़ेगी। अच्छे शिक्षक के गुणों में यही होता है, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है निरंतर सीखने वाला। निरंतर सीखने वाला, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, अरे हम तो मास्टर हैं, हम काहे सीखेंगे? भैया, एक अच्छे शिक्षक का गुण है कि उसे अध्ययन और अध्यापन दोनों करने चाहिए, ठीक है। जब तक वो अध्ययन नहीं करेगा वो अध्यापन नहीं कर पाएगा। आप मान लीजिए, और हम बता भी रहे हैं इस चीज़ को, यदि मैं पढ़ के ना आऊँ, ठीक है, अब मुझे पढ़ाते हुए बहुत समय गुजर गया है और ये सारी चीज़ें लगभग टिप्स पे हो गई हैं, अब तो रटी हुई हैं, सब किसके बारे में क्या बोलना है क्या है ये सब याद होगी। लेकिन फिर भी आपकी क्लास लेने के पूर्व मैं उसको पढ़ता ज़रूर हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ यानी मैं सीख रहा हूँ उससे। तो अध्यापक का काम है कि उसे निरंतर, यानी वो सीखने की प्रक्रिया उसकी अध्यापक की भी सतत होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाना है, चाहे वो आपको जो है वर्णमाला ही क्यों ना पढ़ानी हो, आप उसको पढ़िए ज़रूर, ठीक है। और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अध्यापक का कार्य क्या होना चाहिए कि उसे निरंतर सीखने वाला होना चाहिए। विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान। पता चल रहा है कि पठार पढ़ा रहे हैं, अब पठार होता क्या है पता ही नहीं है, ठीक है। या हिस्ट्री में आपने 1857 की क्रांति शुरू कर दी, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये पता ही नहीं है। तो जो भी विषय वस्तु आप ले रहे हैं उस विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए उस बच्चे के अकॉर्डिंग जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छे शिक्षक के गुणों में ये चीज़ आती है कि उस शिक्षक को सब कुछ का मतलब उस विषय वस्तु का, जिस विषय वस्तु को वो पढ़ाने जा रहा है, कम से कम उस लेसन का, उस पाठ का जो वो पढ़ाने जा रहा है उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस वो खुद पुटअप करे और बच्चों से भी पुटअप करवाए, ठीक है। जब तक बच्चे को आपको आता ही नहीं है और बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया, सर 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, लो भैया अब पता ही नहीं है कि मेरठ से हुई थी कि आजमगढ़ से हुई थी कि बलिया बीच में पड़ जाता है वहाँ से हुई थी, ठीक है। जनक कौन थे यही नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, यानी विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, झिझक ना होना, ठीक है। बहुत सारे शिक्षक आते हैं डरे हुए, हमारे यहाँ भी एक शिक्षक आए थे डरे हुए थे। हमने उनको बताया कि सर आप साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने अंदर का डर दूर करिए इस चीज़ को, ठीक है। आप डर तब दूर कर पाएंगे जब आपको उस विषय वस्तु का ज्ञान होगा। यानी जो विषय वस्तु आप पढ़ाने आए, ऐसा नहीं है कि कलम उठाया, लिख लिया, छाप दिया यहाँ पे और उसके बाद में आए। ये करके सीखना होता है, ये अनुकरण द्वारा सीखना होता है, निरीक्षण द्वारा सीखना होता है, परीक्षण करके सीखना होता है। कुछ सामूहिक गतिविधियाँ भी होती हैं, आइए उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। इधर देखते 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 आप चले गए इस चीज़ को। तो उस चीज़ को, अब जैसे अनुकरण के बारे में है, अब ये समझ लो कि ये तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास चलती होती, 40 बच्चा 50 बच्चा बैठा होता तो पूछते थे गुरुजी अनुकरण करके सीखने में समझ में नहीं आया, कैसे आप बता रहे हैं इस चीज़ को। तो फिर हम उसका अनुकरण करवाते कि हम बोलो, मैं जो कह रहा हूँ आप भी बोलिए उस चीज़ को, तो वो अनुकरण करके सीखना हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी शिक्षक के अंदर जब तक विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके अंदर झिझक मौजूद रहेगी, यानी वो बोल नहीं पाएगा, आपसे जो है इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, आपको फेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप एक शिक्षक होने के नाते, अब तो प्रशिक्षुत तो मैं हटा ही दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप शिक्षक बन चुके हैं मेरी नज़र में। बस नौकरी पाने की देरी है, जॉब मिलने की आपको जो है देरी है। जॉब भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, आप मेहनत करते रहेंगे तो करना क्या है, झिझक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एट ए टाइम उस चीज़ का आपको जवाब देना है, और जवाब आप तभी दे पाएंगे कि जब आपको ज्ञान होगा। ऐसा भी नहीं कि गलत सलत जो भी मन में आए वो बोल दिए चलो हो गया, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
विषय वस्तु का ज्ञान होगा तो झिझक नहीं होगी। दूसरी चीज होगी पूर्व ज्ञान से जोड़ना। पूर्व ज्ञान से जोड़ना का मतलब अब ये है कि जैसे 1857 की क्रांति आप पढ़ा रहे हैं तो आप उस चीज को बताइए कि 1857 की क्रांति क्यों करवाई गई थी, क्यों हुई थी 1857 की क्रांति। उसके पहले जो चैप्टर आपने पढ़ाया था, यदि छोड़ दो, चलो हिंदी की बात कर लेते हैं। 1857 क्रांति तो बहुत देर से हम बोल रहे हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी में यदि आप बच्चों को जो है शब्द पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो शब्द क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको पहले आप वर्णमाला से रिलेट करें, रिलेट करके बताएं। उनका एक रिलेशन होना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान से उस चीज़ को जोड़ दें कि बच्चों आपने का पढ़ा था, का में आ की मात्रा अगर जो लगा दी जाएगी तो का हो जाएगा वो। और इसमें आपने माँ पढ़ा था, जब माँ पढ़ा था अगर जो माँ लगा देंगे तो ये काम हो जाएगा पूरे तरीके से, और एक नया शब्द आपको मिल जाएगा जिसे काम कहा जाता है ना। तो बस ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ो उस चीज़ को। शिक्षण पूर्व योजना, कोई भी शिक्षा आप करने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को सीडीपी ही पढ़ा रहा हूँ, और सीडीपी पढ़ाने के बाद अगर जो मेरी योजना नहीं होती कि अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ बतानी हैं और इन विधियों के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं पाऊंगा, बता ही नहीं पाऊंगा कि अनुकरण क्या होता है, निरीक्षण क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, सामूहिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, ठीक है, करके सीखना क्या होता है, इसके जनक कौन थे, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे, या प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड की अवधारणा किसकी थी, उसका प्रतिपादन किसने किया, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाता आपको। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि शिक्षण की पूर्व मेरी योजना कोई नहीं होती। तो शिक्षण की पूर्व मेरी योजना थी मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, तो ये मेरी योजना थी और मैंने आपको बताया। मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया शिक्षण के पूर्व में, उस प्रोजेक्ट के तहत आपको जो है सब कुछ बताया उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली चीज़ों के बारे में, ठीक है। वक्ता के साथ साथ श्रोता भी होना चाहिए। श्रोता इन द सेंस ये है कि जैसे आप बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, हम बोलते चले जा रहे हैं, हमारे सामने कोई स्टूडेंट हो तो हम उसको उसकी जो है जो भी क्वेरीज होंगी उसको हम शांत करेंगे, उसकी जो जिज्ञासा होगी, उसके जो क्वेश्चन होंगे मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये इसी के अंतर्गत जान लीजिए, अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बैठो चुपचाप, नहीं बात बताएंगे तुमको, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चे, आप वक्ता हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप उस बच्चे का सवाल भी सुनिए, वो क्या जानना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब, आप अच्छे वक्ता हैं, आप बोल रहे हैं, तो अच्छे श्रोता भी बनिए, सुनिए भी कि सामने वाला आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसका प्रश्न क्या है। इस प्रश्न को जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तो आगे नहीं बता पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। और फिर बच्चे के लिए आप एक क्रूर शिक्षक बन जाएंगे। तो क्रूर शिक्षक नहीं बनना है, ठीक है, एक नॉर्मल शिक्षक, एक सामान्य शिक्षक रहना है और बच्चों का हितैषी बनना है आपको, ठीक। और उसके बाद भयमुक्त शिक्षा। अब आप बच्चे को जो है श्रोता अच्छे नहीं है, बच्चे ने क्वेश्चन किया, डांट दिया, तो उस कक्षा में भय हो गया, डर उत्पन्न हो गया, कहेंगे वो फलाना वाला मास्टर जो है दाढ़ी वाला आता है, बहुत नालायक आदमी है वो, ठीक है। तो अब इस चीज़ को जान लीजिए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं क्लास के अंदर घुसते ही ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि बच्चे डर गए, अब चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है। कंपटीशन में भी हर जगह ऐसे हैं, वो डरे सहमे हुए रहते हैं। और कई जगह तो अच्छे ऐसे कंपटीशन की मैं बात बता रहा हूँ, कई जगह तो ऐसे बच्चे होते हैं कि टीचर डर जाता है, ठीक है। तो बच्चों से भी नहीं डरना है। बच्चों से आप तब डरेंगे जब आपको अपने विषय का जो है विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। और बच्चों को डराना भी नहीं है, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना है। ये बात अलग है कि आप विषय वस्तु से इतर कोई क्वेश्चन करता है तो वो भले ही आप उसको जो है त्याग दें, लेकिन विषय वस्तु से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन करता है तो उसको आप सुनिए, अच्छे श्रोता बनिए और भयमुक्त तरीके से कक्षा को संचालित करिए। और वो कक्षा आपकी सबसे अच्छी कक्षा मानी जाएगी। यानी कक्षा में किसी भी तरह का डर नहीं उत्पन्न करना कि लाठी लेके खड़े हो जाओ, डंडा लेके, अब की पूछो क्वेश्चन, बता देंगे, मारते मारते यहीं पे गिरा देंगे, काट देंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक। आप पूर्वाग्रह से जो है मुक्त होने चाहिए। पूर्वाग्रह से मुक्त होने का मतलब किसी भी तरीके का जो है पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का जो है दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके के जो है आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपके अंदर ये फला आदमी है, नहीं हम बात ही नहीं करेंगे, छोड़ो 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 यहाँ से। तो किसी भी तरीके का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का किसी विषय वस्तु से जो है आपकी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। यही है पूर्वाग्रह, सब कुछ है। किसी भी तरीके से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके, आपको सामाजिक परिवेश के अंदर रहना है। किसी भी तरीके से आपको हे दृष्टि से कोई बालक को नहीं देखना है, कोई उच्च जाति का है, कोई नीच जाति का है, कोई कैसा है, आपके लिए सब सामान्य है, आपके लिए सब छात्र हैं, ठीक।
ठीक है। और किसी भी आप पता चले कि आप किसी दूसरी कास्ट के हों या जातिगत कोई टिप्पणी कर दें आप, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके लिए सब बालक सारे छात्र छात्राएं सामान्य हैं। पक्षपात रहित व्यवहार करना है, ठीक है। यही जो हम आपको बता रहे हैं, जब पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगे, आप पूर्वाग्रह से मुक्त रहेंगे तो पक्षपात रहित व्यवहार करने का कोई मतलब नहीं है कि या फिर आपके 4 जानने वाले बच्चे हो जाएं तो उनको आप ज़्यादा बताएं, क्यों भैया ये फलाना ऐसा कर लो इसको, ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा। दूसरे वाले बैठो चुपचाप, बात बताएंगे तुमको, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। डांट डपट के कोई काम नहीं करना है, प्यार से सारे काम करने हैं। शिक्षक का धर्म यही होता है कि उसके लिए समस्त छात्र छात्राएं जो भी हैं वो सामान्य हैं, उसके लिए सिर्फ छात्र छात्राएं हैं, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई भेद है, ना कोई भाव है उनके अंदर, ठीक है। भाव रखिएगा, भेद मत रखिएगा, ठीक। किसी भी प्रकार का कोई अंतर स्पष्ट नहीं करना है कि वो बालिका है कि वो बालक है, ठीक है। वो विकलांग है, वो मानसिक रूप से जो है विकलांग है, या वो बहुत अच्छा है, या उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है, या उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं। ऐसा किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रखना है। बच्चों को बच्चों के जैसा ट्रीट करना है आपको। उनका व्यवहार सामान्य होना चाहिए, किसी भी तरीके का पक्षपात रहित व्यवहार नहीं करना है। पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए, पक्षपात से सहित व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका बिहेवियर आपके बच्चों के लिए और आपके लिए एक शिक्षा प्रणाली में नई जागृति पैदा कर सकता है। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जो मानसिक रूप से बहुत तीक्ष्ण हों, लेकिन आपके पक्षपात रूपी व्यवहार से डर जाएं वो, ठीक है, या आपके पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के शिकार हो जाएं वो। तो ऐसे कोई भी आपको गतिविधि नहीं करनी है। अच्छे शिक्षक के गुण होने का मतलब अच्छा शिक्षक होता है, और अच्छा शिक्षक तभी माना जाएगा जब वो पूरी तरीके से सामान्य रहे, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव किसी छात्र छात्रा या किसी भी बालक बालिका, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे जो है वो सामान्य बालक ही क्यों न हो, अति विशिष्ट भी होगा या विशिष्ट भी होगा, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको भी आपको वैसे ही पढ़ाना है जैसे आप एक सामान्य बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने आपको बताई हैं, और इन बातों को आप आत्मसात करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं जितना आपको बताता चल रहा हूँ ये सारे के सारे आपके सिलेबस के अंतर्गत ही है। अच्छे शिक्षक के गुण होना भी आपका सिलेबस के अंतर्गत ही आता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए थी, इसलिए हमने जानकारी दी। इसके बाद में हम आप लोगों से जो भी चर्चा करेंगे वो अधिगम के सिद्धांतों की बात करेंगे, उनके जो लॉज हैं, उनके जो नियम हैं, ठीक है। लॉ ऑफ लर्निंग जो होगी उसके बारे में बात करेंगे। तमाम सारे नियम होते हैं, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, ठीक है, और इसके परिणाम का नियम जो होता है, ठीक। इन सब चीज़ों की बात करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद भी आगे जो है अधिगम थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और उसको ख़त्म करने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो सीखने के जो महत्व होंगे उनकी चर्चा करेंगे, और अधिगम के कुछ सिद्धांत होंगे, ठीक है, और उनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, अब आपको एक एक दिन में 2-2 वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है। वो हो सकता है हम लेट हो जाएं, लेकिन और हमारे जो साथीगण हैं वो आपको ऐसे वीडियोज़ देंगे, और आप जितना भी हम आपको बता रहे हैं उतना आप पढ़ लीजिए। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 60% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे अपने सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट को भी अगर यदि आप पढ़ेंगे तो नंबर लेके आएंगे। हमारे शिक्षक, हमारे साथी लोग जो है आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आशुतोष सर जो है वो पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, दिन प्रतिदिन वो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, और ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और सीटेट में सब में पूछी गई हैं, ठीक है। और अपूर्व सर हमारे जो मैथ बता रहे हैं वो भी आपको सब कुछ बता रहे हैं, और मैथ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं। और देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हर आने वाली परीक्षा पिछली परीक्षा की तुलना में थोड़ा सा कठिन होती है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपकी तैयारी उस कठिनता के स्तर को पार कर जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अपने जो है विचार मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और उस कमेंट बॉक्स में जो भी विचार होंगे हम उनका सम्मान करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। लेखनी से जीतेंगे एग्जाम प्रेप, यह हमारा चैनल है। आप लोगों का प्यार, दुलार, स्नेह हमें अभी तक जो मिला है इससे ज़्यादा थोड़ा सा देने की कोशिश करिए। हम आपको और ज़्यादा अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे लिए एक प्रकार से जो है पुशअप का कार्य करती है। आपका जो कमेंट आना, आपका जो है ये हमारे चैनल को स्नेह देना, ये सारी चीज़ें हैं। लाइक्स भी हमारे
हमको पर्सनली, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम लोगों को पुशअप कार्य करती है। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। अगली कक्षा के लिए धन्यवाद।